आप सभी का जीतू लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, सिपाही भर्ती, बीपीएससी शिक्षक परीक्षाओं के लिए सहयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में है कि उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन है 1 बार, 5 बार, 7 बार, 17 बार। तो हमारा इसका सही जवाब है 1 बार। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब और कहां किया था। ऑप्शन है 711 ईस्वी में मुल्तान पर, 712 ईस्वी में मुल्तान पर, 712 ईस्वी में सिंध पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 712 ईस्वी में सिंध पर, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था। ऑप्शन है गजनी से, फारस से, गौर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फारस से, जो कि आज के समय में इसे ईरान के नाम से जानते हैं हम लोग। ये ईरान को ही पहले क्या कहते थे, फारस। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था उस समय सिंध का राजा कौन था। तो ऑप्शन है जयचंद, दाहिर, भीमसेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दाहिर। इसके साथ मैं एक और प्रश्न के बारे में बता देता हूं कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय फारस का यानी ईरान का खलीफा कौन था। तो इसका जवाब है अल हज्जाज। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किसने जजिया वसूला था। जजिया, तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी किताब है जिससे हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन है पंचनामा, चचनामा, किताबुल हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चचनामा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुबुक्तगीन के कितने बेटे थे। आप लोग याद कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में सुबुक्तगीन के बारे में बताया था कि सुबुक्तगीन कौन थे। तो इनके कितने बेटे थे। तो ऑप्शन है 1, 2, 5, 7। इसका सही जवाब है 2, जिनका नाम था महमूद गजनवी और इस्माइल। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर कब बैठा। ऑप्शन है 995 ईस्वी में, 996 ईस्वी में, 998 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 998 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर वह गजनी की गद्दी पर बैठा था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 970 ईस्वी में, 1 नवंबर 970 ईस्वी में, 1 अप्रैल 971 ईस्वी में, 1 नवंबर 971 ईस्वी में। तो इसका जवाब देने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो ये स्पेशल प्रश्न है, स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसे तो हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में 60% जनरल क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब लगभग सब देते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रश्न होते हैं और जो इनका जवाब देते हैं उन्हीं लोगों का लगभग सिलेक्शन होता है। तो कृपया आप लोग इन प्रश्नों पे ध्यान जरूर देंगे। तो चलिए इसका जवाब है 1 नवंबर 971 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गोरी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1150 गजनी में, 1151 हिरात में, 1149 गोर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1149
गोर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है तारिक मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, नौशाद शाह मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद गोरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है 1 बार, 5 बार, 17 बार, इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 5 बार, जिसमें से इन्होंने 3 जीता और 2 हारा था। तो चलिए देखते हैं कौन जीता कौन हारा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम कब और कहां किया था? तो ऑप्शन है 1178 ईस्वी गुजरात पर, 1175 ईस्वी मुल्तान पर, 1179 ईस्वी पेशावर पर, 1185 ईस्वी सियालकोट पर। तो इसका सही जवाब है 1175 ईस्वी मुल्तान पर। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को भारत में सर्वप्रथम कब और किसने हराया था? ऑप्शन है 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय ने, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय ने। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कर दें। साथ ही यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भीमदेव द्वितीय कहां का राजा था? ऑप्शन है मुल्तान का, माउंट आबू का, तराइन का, चंदावर का। तो इसका सही जवाब है माउंट आबू का। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, 1194 ईस्वी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, जयचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वह है मोहम्मद गोरी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन है 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। हमारा ऑप्शन है 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो कृपया इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। इसका सही जवाब है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, जयचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। इसका कारण था कि ये जो जयचंद बहुत सारे जो उस समय के तत्कालीन शासक थे पड़ोसी राज्यों के, वे सारे मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया था। इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे, उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, 1194 ईस्वी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। देखिए, ये जयचंद जी ही थे जो पृथ्वीराज चौहान के विरोध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। फिर देखिए, यह मोहम्मद गोरी जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में मार गिराया था, जो कि यह जो जयचंद था कन्नौज का शासक था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में किसने आग लगाई या ध्वस्त किया था? तो ऑप्शन है महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न आप लोग जानते होंगे इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूं कि ये जो बख्तियार खिलजी था वो मोहम्मद गोरी का कमांडर था और उसी के आदेश पर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। और जब इतनी आग जली थी कि 6 महीने तक यह विश्वविद्यालय जल रही थी, लाखों किताबें इसमें जली थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने अपने सिक्कों पर मां लक्ष्मी की फोटो छपवाया था? तो ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो मां लक्ष्मी की फोटो की बात आ रही है, तो वह कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो मोहम्मद गोरी। तो भारत में उसे क्या अच्छा लगा जिसके कारण उसने अपने सिक्कों पे मां लक्ष्मी की फोटो छपवाया था? तो इसका मूल कारण है यह जो मोहम्मद गोरी था वो भारत में लूटपाट करने ही आया था। तो उसी दौरान वह जहां लूटपाट करता वहां वो मां लक्ष्मी की फोटो देखता था, मूर्ति देखता था, प्रतिमा देखता था। तो उसे यह एहसास हुआ कि मां लक्ष्मी जो है वो धन संपन्नता का द्योतक है। उसी से प्रेरित होकर उसने सिक्कों पर एक तरफ मां लक्ष्मी की फोटो छपवाया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।